Section A, answer all the questions in this section. Answer in the spaces provided. Question number 1, a girl of mass 35 kg on a bicycle accelerates from rest and travels down a slope in straight line. The girl does not use the pedals. Figure 1.1 shows the gradient of the slope is constant. Calculate the resultant force on the girl when she is accelerating at 2.5 meter per second square. जी कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों को कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है? सर m is equals to f into a. क्या बोला आपने, दोबारा बोलिएगा। m is equals to f a. नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, ये होता है f इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, मास हमें गिवन है 35, वो हम एज इट इज यूज करेंगे। एक्सेलरेशन उसका 2.6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। बताएं क्या आंसर आ रहा है? तो 91 न्यूटन ये रिजल्टेंट फोर्स है, 91 न्यूटन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना, फिर हम सारे आंसर्स भी मैच कर लेंगे। ओके, अब ये कह रहे हैं एट फर्स्ट हर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एट टाइम t1 her acceleration starts to decrease gradually until she is traveling at a constant speed in a straight line. अच्छा, अब ये बताएं कि traveling at a constant speed in a straight line, इससे हमें क्या बताया जा रहा है, हमें क्या आइडिया होना चाहिए ये दो बातें सुन के, कि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। वो वेक्टर है, हमें ये आइडिया होना चाहिए कि वो वेक्टर है। अच्छा जी, और जी, और क्या आइडिया हो रहा है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन किस किस तरह आता है ऑब्जेक्ट के अंदर। ये देखें, एक्सेलरेशन कब कब होता है ऑब्जेक्ट के अंदर? जब उसकी स्पीड क्या हो, और दूसरी सूरत क्या होती है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। ये बताया था ना? सही है। अब देखें, यहाँ पे दो बातें आपसे कही जा रही हैं। क्या क्या बताया जा रहा है? एक तो ये कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रही, और स्ट्रेट लाइन बोल के वो क्या बताना चाह रहे हैं? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। हाँ, तो अब इन दोनों बातों का रिजल्ट ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन अब नहीं है। क्योंकि एक्सेलरेशन उस वक्त होता है किसी ऑब्जेक्ट में जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही हो या चेंज हो रही हो, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वो चेंज हो रही हो। और जब दोनों काम नहीं हो रहे तो फिर इसका मतलब है कि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सबको ये बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब ये कह रहे हैं कि ऑन फिगर 1.2 स्केच अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द गर्ल फ्रॉम व्हेन शी स्टार्ट्स मूविंग until she is traveling at a constant speed
अच्छा, अ, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन किस चीज से शो होता है? स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन हम कैसे शो करेंगे? जी, स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे आएगा? सर जो लाइन होगी वो अपवर्ड जा रही होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो होगी, ये बात सही है। एक्सेलरेशन कैसे शो हो सकता है उसका? सर उस लाइन का ग्रेडियंट सेम हो। हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन शो होता है ग्रेडियंट के जरिए। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन किससे शो होता है? ग्रेडियंट के जरिए। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लें, नंबर 1, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो एक्सेलरेशन होगा। और दूसरी बात भी हमें पता होनी चाहिए कि इसका जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, उससे हमें क्या मिलता है? डिस्टेंस मिलता है। ग्रेडियंट से हमें एक्सेलरेशन मिलता है और एरिया अंडर द कर्व से हमें डिस्टेंस मिलता है। सही है? ठीक है सर। तो ये देखिए, ये देखें, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। The speed time graph of a moving object along a straight road is used to find acceleration using the gradient of the graph, distance traveled using the area under the curve. अच्छा, अब हमें T1 तक क्या करना है? हमें उसको एक्सेलरेटेड मोशन में दिखाना है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर यूं बना देता हूं स्ट्रेट लाइन T1 तक, तो ये क्या शो कर रही है? सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सही। अब T1 के बाद मुझे क्या बनाना है? डिक्रीज होती है तो लाइन नीचे जाएगी। क्या क्या शो करना है मुझे? डिसेलरेशन। हाँ, यानी एक्सेलरेशन स्टार्ट्स टू डिक्रीज ग्रेजुअली। डिसेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेटेड ही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो मैं इसको ना यूं शो करता हूँ। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरे कलर से बना। फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसके बाद मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश ये की है कि दरमियान में ना एक पोर्शन कर्व का बनाऊं। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल है until she is traveling at constant speed in a straight line। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है ना, मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। सही है? जी सर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कर्व क्यों बनाया? सर वो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही थी। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होने को हम स्ट्रेट लाइन से क्यों नहीं शो कर रहे? सर क्योंकि वो एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का तो मतलब ये होगा ना, एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा, फिक्स है, कांस्टेंट है।
स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट तो फिक्स होता है ना। जब भी हमें एक्सेलरेशन को चेंज करना होगा तो हम स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, हमें कर्व ही बनाना होगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा कर्व से शो होगा, जबकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन से शो होगा। देखें, शुरू में आया था ना एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हमने जो ब्लू लाइन बनाई वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, कर्व का तो ग्रेडियंट हर पॉइंट पे चेंज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक्सेलरेशन, ठीक है, आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो देखें आप ना इस तरह का कर्व बनाएंगे, इस तरह का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ऊपर वाला सेम कर्व बनेगा या उसमें कुछ चेंजिंग होगी? अच्छा, पहले तो ये बताएं, हाँ पहले तो ये बताएं कि ये डिक्रीजिंग कैसे है। हम यहाँ पे डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन कैसे शो कर रहे हैं इस कर्व के जरिए से? लाइन बहुत ज्यादा स्टीप ऊपर नहीं जा रही। क्योंकि देखें शुरू के अंदर ना, अगर हम किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालेंगे तो हम टेंजेंट के जरिए निकालेंगे। यहाँ पर बनने वाला टेंजेंट काफी स्टीप होगा। आगे चल के ग्रेडियंट निकालेंगे तो जो टेंजेंट बनाएंगे ना वो काफी टिल्टेड है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो जितना आपका ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल होता चला जाएगा उतना वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक कि जब वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी उसका ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। सही है। अब इंक्रीजिंग ग्रेडियंट जो होता है ना वो यूं शो किया जाता है, पहले लाइन टिल्टेड होती है, बाद में ना वो अपवर्ड स्टीपर होती जाती है। नोट कर लिया आप लोगों ने सही से? जी सर। जी सर। चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं, अच्छा ये मैं ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसका लिंक आपके पास उस पर डाल दूंगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो या बाद में भूल जाएं तो ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सही से आता होगा तो आपकी काइनेमेटिक्स अच्छी होगी, काइनेमेटिक्स अच्छी होगी तो आगे बाकी चीज़ें अच्छी होगी। अच्छा, इसमें कह रहे हैं स्टेट हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज फाउंड फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ। जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड टाइम ग्राफ से आप कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। हाँ, तो जैसे अभी हमने देखा था ना कि the speed time graph of a moving object along a straight road is used to find distance traveled using the area under the graph. So distance traveled is found using the area under the graph. चलें अब इसके आंसर्स पहले मैच कर लेते हैं। ये देखें, पहला आंसर 91 न्यूटन। अच्छा, फिर उसके बाद ग्राफ के बारे में बताया कि स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू डैश लाइन T1, ठीक है, ओरिजिन से डैश लाइन तक स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ग्रेडियंट अंटिल द लाइन इज हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आप एक कर्व बनाकर उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे यहां तक के लाइन हॉरिजॉन्टल होता है। और लास्ट पार्ट में कह रहे हैं एरिया अंडर द लाइन और एरिया बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ये भी नोट कर लें आप अपने पास कि एरिया अंडर द लाइन जो है ना वो कहाँ तक फाइंड किया जाता है, अबव एक्स एक्सिस वाला, वरना तो एक्स एक्सिस के नीचे भी एरिया है उसको हम नहीं कंसिडर करते।
चले क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. A small crack appears in an oil tank and a stream of oil is pushed out through the crack. The oil hits the floor at P where a puddle जो भी है of oil starts to form. ये फिगर आपके सामने शो हो रही है. The gravitational field strength G is equal to 10 Newton per kg. The density of the oil, the crack is 3.3 meters below the surface of the oil. Calculate the pressure due to the oil at the level of the crack. ये जो level of crack है, इस पर ऑयल की वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा, ये हमें फाइंड करना है. जी, प्रेशर में लिक्विड के लिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर ऑफ लिक्विड. अब मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. अच्छा भाई, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें भी इन्होंने बताया हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्म यानी चेंजिंग एक्सेलरेशन में अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा तो इस तरह का कर्व बनेगा, और अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा तो इस तरह का कर्व बनेगा. ठीक है, या आप बाद में भी देखिएगा जरूर. ओके, तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड. बल्कि काम करें ना, आप पहले जरा अपनी बुक खोलें, वहां से जरा निकाल के मुझे बताएं क्या समझ आ रहा है फॉर्मूला. जी, प्रेशर ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू रो जी एच. इसमें रो क्या होता है? डेंसिटी. कितनी गिवन है हमें? कितनी गिवन है? 940. जी, 940 की डेंसिटी हमें गिवन है. सही, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 940. चले, अच्छा, ये आपके पास आ गया 940 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर केजी. इसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं. एच की वैल्यू क्या लेंगे? सर 3.3 मीटर. हाँ, ये असल में डेप्थ होती है. ठीक है, या हाइट अबव द लेवल जिस पे हम प्रेशर फाइंड करना चाह रहे हैं. तो हमने लिखा कि प्रेशर विल बी इक्वल टू 940, 10 और 3.3. तो आपके पास क्या आंसर आ गया? सर मेरे पास आ रहा है 31020. 31020 पास्कल्स. ठीक है, बाकी लोग भी चेक करें, सबके पास यही आंसर आ रहा है. जी सर, ये आ रहा है. चलो आगे चलते हैं. Explain why the atmospheric pressure does not affect the rate at which the oil is pushed out through the crack. Explain why the atmospheric pressure does not affect the rate at which the oil is pushed out through the crack. देखिए, यहाँ पर आपको पता है ना कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी होगा. सही है? ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इसको हम ज्यादा कर दें या कम कर दें, उसकी वजह से यहाँ से जो ऑयल की लीकेज हो रही है उस पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? रीजन क्या है? दोनों साइड्स पे प्रेशर पड़ रहा है इक्वल. जाहिर सी बात है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे जिससे आप ये समझ रहे हैं कि ये लिक्विड ज्यादा पुश होगा डाउनवर्ड, तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर इस पॉइंट पे भी तो उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा ना.
तो यहाँ आउटसाइड जो प्रेशर होगा वो उस लिक्विड को उतना ही रोकेगा बाहर आने से, सही है। और अगर आप यहाँ पे प्रेशर कम करते हैं, लिक्विड पे लगने वाला प्रेशर, और आप ये समझ रहे हैं कि उससे लिक्विड कम रेट पे लीकेज उसकी होगी, तो जाहिर है अगर वो अंदर से कम हो जाएगा तो बाहर वाला भी तो कम हो जाएगा ना। तो एटमॉस्फेयर का जो भी चेंज होगा वो लिक्विड के लिए यानी ऑन द लिक्विड और लिक्विड की सराउंडिंग में एक जैसा होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। अच्छा। As the time passes, the point where the oil hits the floor moves away from P and towards the tank. ठीक है, यानी ये पॉइंट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता यूं हो रहा है, टुवर्ड्स द टैंक आ रहा है, और P से अवे यानी अवे इन द डायरेक्शन के वो टुवर्ड्स द टैंक जा रहा है। एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है क्यों कम हो रहा है? क्योंकि देखिए प्रेशर के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो ये हाइट ऑफ द लिक्विड प्ले करती है। जैसे जैसे ऑयल की लीकेज बढ़ती जाएगी ना, ये हाइट कम होती जाएगी, और इस हाइट के कम होने से लिक्विड का प्रेशर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और पहले वो जितनी दूर जाके फ्लोर को हिट कर रहा था, अब वो करीब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो चूंकि ऑयल की हाइट या द हाइट ऑफ ऑयल अबव द क्रैक वो डिक्रीज होगी, तो उसके डिक्रीज होने से प्रेशर ऑफ द ऑयल ओवरऑल डिक्रीज होगा, और जो पॉइंट है जहाँ पे ऑयल जाके फ्लोर को हिट कर रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आना शुरू होगा। अच्छा, अगर आप इसका ऑपोजिट कर दें, आप इस कंटेनर के अंदर ऑयल की हाइट को और ज्यादा बढ़ा दें, तो क्या होगा? अब वो जो पॉइंट है ना P वाला, वो फर्दर अवे हो जाएगा फ्रॉम द टैंक। उससे प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा? देखें, अगर आपने हाइट बढ़ा दी है तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, और बढ़ने का मतलब होगा कि लिक्विड ज्यादा प्रेशर के साथ वहां से क्रैक में से निकलेगा, तो वो ज्यादा दूर जाके हिट करेगा ना, अगर आप हाइट इंक्रीज कर देते हैं। जबकि इस केस में तो हाइट डिक्रीज हो रही है, हाइट का डिक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब होगा कि जो पॉइंट P है ये टुवर्ड्स द टैंक करीब हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब इसके आंसर्स हम मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो रो जी एच में आपके पास 3.1 10⁴ पास्कल्स इसका आंसर होगा। अच्छा, ये बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपने जो आंसर्स देने होते हैं ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देने होते हैं, हर जगह पे हम यही करेंगे। तो 3.1 इंटू 10⁴ पास्कल्स ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताएगी, तो आंसर इसी फॉर्म में देना है। दूसरी चीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स एट बोथ एंड्स ऑफ द क्रैक। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूंकि बोथ एंड्स ऑफ द क्रैक पे एक्ट करेगा, इस वजह से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ एंड से क्या मुराद है? बोथ एंड से मुराद है इंटरनल एंड एंड एक्सटर्नल एंड, दोनों एंड्स पे एक्ट करेगा। तो अगर इंक्रीज होगा तो दोनों के लिए इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो दोनों के लिए डिक्रीज होगा। इस वजह से रेट ऑफ the rate at which the oil is pushed out through the crack उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि सरफेस और लेवल डिक्रीजेस या ड्रॉप्स, प्रेशर एट द लेवल ऑफ क्रैक डिक्रीजेस, इस वजह से वो पॉइंट करीब आ रहा है।
सही है, सरफेस लेवल डिक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से प्रेशर एट क्रैक वो डिक्रीज हो रहा है। तो आपने बस काम की बात लिखनी होती है आंसर में, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसका फायदा भी कुछ नहीं होता। चले, तो हम ये करते हैं कि फिलहाल इसको ना यहाँ पे रोकते हैं और थोड़ा सा काम केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री का तो वैसे कल है ना आपकी ड्यू डेट। चले इसी को करते हैं, फिर छोड़ते हैं इसको, अभी इसको बाद में देखेंगे, कल चेक होगा ना, फिर कल देखेंगे। Question 3, a student using the apparatus shown in figure 3.1 to obtain the extension load graph of a spring. देखें, आपके पास एक क्लैंप स्टैंड है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके ऊपर लोड्स कनेक्टेड है। The weight of the loads are known. The student suspends loads of increasing size from the spring and determines the different extensions produced. अच्छा, figure 3.2 is the graph of the student obtained. अच्छा, इस ग्राफ में हमें y एक्सिस पे एक्सटेंशन नजर आ रहा है और x एक्सिस पे लोड नजर आ रहा है। लोड इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एक्सटेंशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। The spring reaches its limit of proportionality when the load is 7 Newton. 7 न्यूटन पर आकर स्प्रिंग अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पहुंच चुका है। अब अगर हमने मजीद लोड को इंक्रीज किया तो स्प्रिंग डी शेप हो जाएगा, डी फॉर्म हो जाएगा, यानी दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में रिटर्न नहीं करेगा। स्केच द शेप ऑफ द ग्राफ फॉर लोड्स ग्रेटर देन 7 न्यूटन। अब ग्रेटर देन 7 न्यूटन पे किस तरह का ग्राफ बनेगा वो हमें बताना है। जी, कैसा ग्राफ बनेगा? अब तक कैसा बन रहा है? अब तक कैसा ग्राफ मिल रहा है आपको? कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी स्ट्रेट लाइन रहेगा या स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा? स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है। जबकि जब आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्रॉस कर लेते हैं तो आप का ये जो बैलेंस होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे ना तो उसके अंदर एक्सटेंशन बहुत ज्यादा आ जाएगी। अब मैं इसको किस तरह ड्रॉ करूं? देखें, दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इसको यूं ड्रॉ कर दूं, सही। ये कर्व क्या शो कर रहा है? कि स्मॉलर इंक्रीज इन लोड प्रोड्यूसेस लार्जर इंक्रीज इन एक्सटेंशन। या फिर मैं इसको यूं भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये दूसरा कर्व क्या शो कर रहा है? इंक्रीज, आप लोड इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन अब आपका एक्सटेंशन उतना ज्यादा नहीं हो रहा। पहला ग्राफ शो कर रहा है कि आप लोड इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन एक्सटेंशन ज्यादा हो रही है। दूसरा ग्राफ शो कर रहा है कि पहले के मुकाबले में एक्सटेंशन कम हो रही है और इररेगुलर हो रही है, इसलिए कर्व बन रहा है। तो ब्लू वाली चीज सही होगी या ग्रीन वाली? तो इसके अंदर ना ये ब्लू वाली सही होती है। जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस हो जाती है तो हम थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो उसमें एक्सटेंशन बहुत ज्यादा आता है। और दूसरी बात ये होती है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिटर्न नहीं करता है, इसको हम डीफॉर्मेशन कहते हैं।
सही है? ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद all the loads are removed from the spring. A block of wood is suspended from the end of the spring. The length of the spring increases from 4.9 to 13.4 centimeters. Determine the weight of the wooden block. जब मीटिंग एंड हो रही है मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर इसको अटेम्प्ट करता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि all the loads are removed from the spring. A block of wood is suspended from the end of the spring. The length of the spring increases from 4.9 to 13.4 centimeters. जब आपने सारे लोड्स को रिमूव कर दिया तो अब जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होगी वो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, यानी 4.9 ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है। फिर जब आपने एक ब्लॉक ऑफ वुड उससे सस्पेंड किया तो अब उसके अंदर दोबारा एक्सटेंशन आएगी। तो अगर मैं ये देखूं कि एक्सटेंशन उसके अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही है एक्सटेंशन, तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो इंक्रीज लेंथ है उसमें से उसकी ओरिजिनल लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी 8.5 सेंटीमीटर्स। ये एक्सटेंशन है जो कि स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगी ब्लॉक ऑफ वुड को सस्पेंड करने की वजह से। आपको क्या करना है, डिटरमिन द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक। आपको ये देखना है कि इस वुडन ब्लॉक का वेट कितना है। जी, कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका ये कि आप इसके लिए ना ग्राफ को यूज कर लें। ग्राफ आपको इसी स्प्रिंग के बारे में बता रहा है ना कि ग्राफ में एक्सटेंशन किस तरह प्रोड्यूस होता है, लोड्स की कनेक्शन की वजह से, लोड्स को सस्पेंड करने की वजह से। तो अगर आपको ये देखना है कि ये जो स्प्रिंग है ये 5, 6, 7, 8, 8.5 यहाँ तक ये कब एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो जी, तो हमें ये देखना है कि ये 8.5 तक कब एक्सटेंड होता है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम इस पॉइंट को ना ग्राफ तक लेकर चले जाते हैं। तो ये 8.5 वाला पॉइंट है, इसको हम लेकर गए अपने ग्राफ तक। ठीक है, अब ग्राफ तक पहुंचने के बाद हम ये करते हैं कि हम इसको जो है ना ज्वाइन कराते हैं नीचे। ये देखें, ये है। अब 3.2468 ये तकरीबन 3.1 का पॉइंट है जो यहाँ पर आ रहा है, 3.1। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो वुडन ब्लॉक है ना, क्योंकि उसने 8.5 की एक्सटेंशन प्रोड्यूस की है, तो उसका जो वेट है वो 3.1 न्यूटन होना चाहिए। लोड उसके साथ 3.1 न्यूटन का कनेक्टेड है। इस तरह हमने ग्राफ से इसको चेक कर लिया। समझ में आ गई ये बात? जी सर। सही है। और फर्ज करें अगर ये एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर्स की होती तो हम इस 10 वाले पॉइंट को इस तरह नीचे ला के मैच कर देते और देख लेते कि ये कितना लोड कनेक्टेड है। और इसी तरह जितना भी एक्सटेंशन होगा उसके लिहाज से हम उसका लोड ग्राफ से देखकर भी बता सकते हैं, और ये काम फॉर्मूले से भी किया जा सकता है। वो आगे जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। The student takes a second spring that is identical to the one in figure 3.1 and hangs it next to the first spring. अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, पहले हम सारा काम कर रहे थे एक स्प्रिंग को लेकर। उसने क्या किया, उसी क्लैंप स्टैंड के ऊपर एक और स्प्रिंग वो उसी तरह का कनेक्ट कर दिया, सेम आइडेंटिकल। Figure 3.3 shows a light rod
passing through the rings at the lower ends of the spring. फिर ये कि दोनों के साथ एक ही लोड को कनेक्ट करके उसका इफेक्ट चेक किया जाए. उसने नीचे एक लाइट रॉड पास कर दी. लाइट रॉड का मतलब है कि उसका अपना वेट नेग्लिजिबल है और उसके नीचे उसने एक स्टैंड लगा दिया ताकि उसके ऊपर लोड्स रखकर कनेक्ट किए जा सकें. The student repeats the experiment and gradually increases the load to 9.0 Newton. पहले वो 7.0 तक जा रहा था, अब जो है ना वो 9.0 तक जा रहा है. State and explain whether the limit of proportionality is reached. अब आपको ये बताना है कि क्या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 9 न्यूटन पे हम उसको पहुंच चुके हैं या अभी नहीं पहुंचे. वैसे सिंगल स्प्रिंग के साथ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ आ रही थी? 7 न्यूटन पे. अब डबल स्प्रिंग हो चुका है और लोड भी हम 9 तक ले जा चुके हैं, तो क्या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ चुकी है या नहीं आई, ये बताना है हमें. जी, क्या ख्याल है आपका, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गई है या नहीं आई? चले ऐसे ही तुक्का लगा लें, बताएं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है या नहीं है. हैंड रेज कर दें. कितने लोगों का ख्याल है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ चुकी होगी? समीन साहब का ख्याल है. क्यों समीन साहब, क्यों पहुंच गए हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे? तो इसकी कोई खास वजह मुझे समझ तो नहीं आई. तो फिर ये कैसे समझ में आया कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ चुकी होगी? अच्छा तुक्का लगा दिया आपने. सही. देखिए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना वो अभी हम उसको रीच नहीं करेंगे और उसकी सिंपल सी रीजन है. आपने कितना लोड कनेक्ट किया हुआ है? लोड कितना कनेक्ट किया हुआ है आपने? जी, कितना लोड कनेक्ट किया हुआ है? 9 न्यूटन. अच्छा, अब ये लोड कनेक्टेड है दो स्प्रिंग्स के साथ. तो ये जो लोड होगा ना, अगर हम देखें कि इंडिविजुअल स्प्रिंग के लिए क्या होगा, तो इंडिविजुअल स्प्रिंग के लिए जो लोड होगा वो 4.5 इसके लिए होगा और 4.5 इसके लिए होगा, यानी ये लोड दोनों शेयर करेंगे. अब हमें पता है कि ये स्प्रिंग अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पहुंचता है जब इसके साथ 7 न्यूटन का लोड कनेक्टेड हो, जबकि अभी इंडिविजुअली इनके ऊपर एक तरह से 4.5 न्यूटन का लोड कनेक्टेड है. तो क्या ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रीच कर जाएंगे या अभी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. अच्छा, अब सवाल ये है कि फिर कब करेंगे? सर जब 14 न्यूटन का वेट इन पे बिल्कुल अप्लाई होगा. बिल्कुल बिल्कुल. जब आप 14 न्यूटन का लोड अप्लाई करेंगे तो अब ये अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पहुंच जाएंगे. इसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी लोड इंक्रीज किया तो दोनों अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड कर जाएंगे और डीफॉर्म हो जाएंगे. समझ में आ गया आपको? तो 9 न्यूटन पे इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि दोनों लोड शेयरिंग कर रहे हैं और इंडिविजुअल लोड इनका जो है ना वो 4.5 न्यूटन बनेगा, जबकि इनकी इंडिविजुअल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जो लिमिट है वो 7 न्यूटन की है. जब तक वो नहीं रीच कर जाते हम, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आएगी. ठीक हो गया? सही है. अब इसके आंसर्स भी मैच कर लेते हैं. जी,
ये कह रहे हैं कि लाइन कंटिन्यूज फ्रॉम 7.0 टू 0.19 एंड कर्व्स अपवर्ड। ठीक है, तो इस तरह ये कर्व करेगी अपवर्ड, और अपवर्ड में हम बताना ये चाह रहे हैं कि a larger amount of extension will be produced by applying a little amount of force। इसको लिख लें, a larger amount of extension will be produced even by applying a smaller quantity of force। ठीक है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ना ऐसा होता है कि आपको जो है ना वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपको ना वो ग्राफ चेंज करके दे देते हैं। किस तरह चेंज करते हैं? वो कहते हैं कि आपके पास y एक्सिस पे ना लोड है, जबकि अभी हम जो ग्राफ देख रहे थे ना उसमें y एक्सिस पे एक्सटेंशन था, और वो कहते हैं कि x एक्सिस पे ना आपके पास एक्सटेंशन है। ठीक है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, और वो कहते हैं कि यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो चुकी है। सही है। अब बताएं कि अगर हम इससे आगे लोड अप्लाई करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? जी तरहीम, आप एनोटेट करें और इससे आगे का ग्राफ बनाएं जरा। इससे आगे का कैसा बनेगा? अच्छा, कोई भी आइडिया? आपको करना क्या है, आपको स्मॉलर इंक्रीज इन फोर्स से लार्जर इंक्रीज इन एक्सटेंशन दिखाना है। नजीहा, आप ट्राई करें। फोर्स या लोड हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लेकिन एक्सटेंशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जी समीन साहब, आप भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बस ये होगा कि यहाँ पे ना एक कर्व सा बनेगा, वो कर्व ना अब की दफा ऊपर नहीं जाएगा, यूं नीचे आएगा। ये नीचे आने वाला कर्व शो कर रहा है कि आपने फोर्स की वैल्यू जो है ना ज्यादा नहीं बढ़ाई, लेकिन एक्सटेंशन की वैल्यू देखें कितनी बढ़ गई। पहले क्या हो रहा था, जितनी आप फोर्स बढ़ा रहे थे उतनी एक्सटेंशन, जितनी फोर्स उतनी एक्सटेंशन, वो स्ट्रेट लाइन थी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद lesser increase of force will produce a larger increase in extension। तो अगर मैं एक्सिस को चेंज कर दूं ना तो ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लें आप। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नॉर्मल ग्राफ पे। यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड है तो हमने इसको यूं अपवर्ड इंक्लाइंड बनाया, और ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इस तरह शो हो रहा है कि फोर्स के कम इंक्रीज से एक्सटेंशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद क्या था? हाँ, अब देखें एक्सटेंशन 8.5 क्या आ रही थी, ग्राफ से आपका आंसर 3.1 से 3.2 तक का आ जाएगा और वो सही होगा। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट रीच्ड एंड लोड शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली और टेंशन इन ईच स्प्रिंग इज 4.5 न्यूटन और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नाउ इज 14 न्यूटन।
ठीक है, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट इनमें से लिखा होना चाहिए, और दूसरा टेंशन इन ईच स्प्रिंग इज हाफ, या टेंशन इन ईच स्प्रिंग इज लेस देन 7.0 न्यूटन। तो इस वजह से लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अभी रीच नहीं हुई। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। A rock from space is traveling at high speed towards the earth. Complete the equation for the kinetic energy of an object traveling with a speed v and state what any other terms in the equation represent. क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। तो 1/2 तो एक नंबर है, स्पीड v है वो उन्होंने खुद बता दिया था। अब हमें बताना होगा कि यहाँ पर जो m है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलें अब कह रहे हैं द मास ऑफ द रॉक इज 0.60 kg व्हेन इट हिट्स द अर्थ इट्स एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द रॉक इज 560 joules per kilogram per degree centigrade. Calculate the increase in the internal energy of the rock. तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द रॉक, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। m मास कितना है 0.60, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 560, चेंज इन टेम्परेचर कितना है या इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है वो है 25। अब यहां से आप मुझे आंसर कैलकुलेट करके बता दें क्या आ रहा है। सर मेरे पास आ रहा है 8400। 8400। तो ये हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁻³ जूल्स। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, 8.4 इंटू 10⁻³ सही। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि यूज योर आंसर फ्रॉम B1, जो अभी आपने आंसर कैलकुलेट किया, टू डिटरमिन द मिनिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द रॉक व्हेन इट हिट्स द अर्थ। आपको ये बताना है कि जब वो रॉक हिट करेगा अर्थ को तो उस वक्त उसकी मिनिमम पॉसिबल स्पीड कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए हम उसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना, जो अभी हमने कैलकुलेट की है, डेल्टा क्यू इसको कहना चाहिए, इसको इक्वेट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो कि मूवमेंट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में होती है, उसको हम इस इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज के साथ एसोसिएट करेंगे। जितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी उस ऑब्जेक्ट की बढ़ती जाएगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर के लिए अगर मैं फॉर्मूला ड्राइव करूं तो वो 2 टाइम्स डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m होना चाहिए, और 2 टाइम्स 8400 डिवाइडेड बाय मास 0.60। तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? और इसका स्क्वायर रूट भी ले लें।
सर 167.332 ऐसा कुछ है। अच्छा 167 पॉइंट 0.3320053। 3 सही है, तो इसको 1.67 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, suggest one reason why the speed determined in V2 is less than the actual speed of the rock when it hits the earth. जो स्पीड अभी हमने निकाली है ये एक्चुअल स्पीड ऑफ द रॉक से कम क्यों होगी? एक्चुअल स्पीड इससे ज्यादा होगी। देखिए रीजन यहाँ पे अच्छा आपका 1.67 आ रहा था, यहाँ पे 167 है, बल्कि हाँ नहीं सही आ रहा है आपको, 167 भी लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि सम इंटरनल और थर्मल एनर्जी लॉस्ट टू ग्राउंड और एयर और वर्क डन टू शैटर रॉक और रॉक बाउंसेस और एनर्जी यूज टू कंप्रेस ग्राउंड रॉक मेल्ट्स। ये सारी इसकी रीजन है। तो ज्यादा बेहतर ये कि आप ये लिख दें कि सम इंटरनल और थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट टू ग्राउंड और एयर। तो एक्चुअल जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी और ये वाली स्पीड उसके मुकाबले में कम है, क्योंकि हम सारी इंटरनल एनर्जी को समझ रहे हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, हालांकि कुछ एनर्जी लॉस हो रही होगी रेजिस्टेंस ऑफ द एयर की वजह से, या जब वो हिट करेगा ग्राउंड को उसकी वजह से।